logically explore a case that has created sensation and grabbed all of India's attention. I am not only going to help you understand the legal aspects of this controversy, but also understand the Supreme Court's verdict in Ranveer Allahabadia's case. Then we will be discussing in detail the freedom of speech and expression, reasonable restrictions, and the concept of censorship in the present society. So let's get started. To begin with the facts of this case, रणवीर अल्हाबादिया जो एक पॉपुलर यूट्यूबर है एंड पॉडकास्टर है who also has a channel in the name of Bear Biceps recently faced some legal challenges. ये लीगल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए बिकॉज ऑफ द रिमार्क्स एंड द कमेंट्स जो उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर किए थे. This controversy, this episode has shed light on important concepts of law such as freedom of speech and expression, the reasonable restrictions, and obscenity in the current context. इसीलिए ये केस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं लगाए जाते हैं क्या उनको हम आर्बिट्ररीली और हमारे मर्जी से विद with disturbing the morality and decency of the society यूज कर सकते हैं. ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रणवीर अल्हाबादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करे हैं. Now, a writ petition was filed by Ranveer Allahabadia in the Supreme Court to quash the multiple FIRs that were lodged against him from the state of Assam, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Indeed, the court has ruled in the favor of Ranveer Allahabadia by quashing the FIR जो उनको अरेस्ट से प्रोटेक्ट करेगा. और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में रूल किया गया है कि अब और कोई फर्दर एफआईआर जो है वो इन रिलेशन टू दिस एपिसोड या इन रिलेशन टू रणवीर अल्हाबादिया अब फाइल नहीं हो सकती है. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के ओरल ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड not to leave this space in vacuum in the age of internet. They have asked government to intervene and make regulations to command this field of content creation on internet with respect to freedom of speech and expression and uphold the reasonable restrictions as mentioned in the constitution. Now let's discuss in detail the mother of all freedoms, the freedom of speech and expression. The freedom of speech and expression is guaranteed to all the citizens of India under Article 19(1)(a. हर सिटीजन को फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब प्लीज ये समझिएगा दैट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑफ वाइड कनोटेशन. यहाँ पर बहुत सारे इम्प्लाइड राइट्स हैं जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टर्म के अंदर आते हैं. Now the question is कि मीडिया जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं along with the legislative, executive and the judiciary, हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं. वो मीडिया भी जो राइट लेती है अपना वो इसी आर्टिकल के अंदर लेती है. In these many years of freedom and after the constitution has come into force, there have been multiple instances where the Supreme Court has explored the boundaries of the freedom of speech and expression. कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में हमने ये देखा है दैट राइट टू सर्कुलेट, राइट टू ब्रॉडकास्ट, द राइट टू बी entertained and the right to entertain. इसी के साथ में right to portray social evils and right to portray history जैसे कई सारे implied rights जो है वो एक ये छोटे से स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही दिए गए हैं. तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जो मीडिया है वो भी अपने राइट्स जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही लेती है. बट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये जो आपका फ्रीडम है, क्या आपकी ये जो फंडामेंटल फ्रीडम है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या इस पर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक या इसको किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा सकता है क्या? तो टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट योर एब्सोल्यूट राइट। आर्टिकल 19 जो आपको ये फंडामेंटल फ्रीडम देता है, वही आर्टिकल 19(2) जो है वो उसके एक्सेप्शंस बताता है और उस राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। आर्टिकल 19(2) स्टेट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट लॉज बना सकते हैं कि उस पे रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किए जा सके ये फंडामेंटल फ्रीडम्स। आर्टिकल 19(2) में ऐसे चीजों पर जो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट पहुंचा सकते हैं, उन उस स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है और उसको कर्टेल किया जाएगा। बट ना केवल इन 3 ग्राउंड्स, बट उसके अलावा ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो होते हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन जैसी चीजों पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हम मीडिया को मीडिया के राइट्स एंड मीडिया पर कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। अगर हम सेंसरशिप की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी वर्क एंड आर्ट, तो कैसे हमारे फ्रीडम्स जो है उनकी लिमिट या बाउंड्री क्रिएट करी जाती है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी एंड ऑर्डर की, जिसमें कई सारे इंस्टेंसेस पर हमारे लॉज बने गए हैं जो ये चीज को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे मीडिया राइट्स को कंट्रोल करते हैं। और एट time and again, the Supreme Court and the criminal laws of India have introduced the concept of obscenity। जो चीज, ऐसा कंटेंट जो ऑब्सीन माना जाता है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, और इसीलिए ऐसा कोई भी कंटेंट जो ऑब्सेनिटी प्रेजेंट करे उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। और उसी बेसिस पे हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका मिसयूज ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। अब हम इसके बाद के सेगमेंट में समझते हैं कि सेंसरशिप प्रैक्टिसेस जो है इंडिया की वो कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(2), वो ये एम्पावर करती है स्टेट को कि आप लॉज बना सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए ही हमारे पास में सेंसरशिप लॉ आया, सिनेमाटोग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट। ये जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में आया, जब वी वर एज कंट्री इंडिया, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर और इंटरनेट के बूम को हम देखने वाले थे। तो सिनेमाटोग्राफ के अंदर सीबीएफसी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आता है, जिसके अंदर हम वेरियस गाइडलाइंस के थ्रू ये देखते हैं कि क्या जो कंटेंट क्रिएट होने वाला है इज दैट फिट फॉर कंजम्पशन, क्या उसके लिए हमें किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत है, और क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ द सिटीजन्स। तो इसी के बाद में आपके कुछ लैंडमार्क और फेमस कंट्रोवर्सीज हैं इंडिया में, जो है सैटेनिक वर्सेस, जो सलमान रुश्दी की बुक थी, जो बहुत पॉपुलर ऑथर है, राइटर है, उनकी बुक को जो है वो इंडिया में बैन किया गया था। ऐसे ही खुशवंत सिंह की बुक, जो अगेन एक बहुत पॉपुलर ऑथर है, एम एफ हुसैन, हु इज प्रोबेबली इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स, उनकी पेंटिंग पे भी क्वेश्चन और सेंसरशिप के जो पार्ट है कि क्या वो एक्सप्रेशन जो होती है पेंटिंग, क्या उसको हम पब्लिक डिस्प्ले के लिए परमिट कर सकते हैं जब वो कोई ऑब्सीन मटेरियल, ऑब्सीन कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई हो। और कई सारी मूवीज, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ मूवीज, राइट फ्रॉम बैंडिट क्वीन टू उड़ता पंजाब टू पद्मावत एंड पीके, ऐसी कई सारी मूवीज है जो टाइम एंड अगेन सेंसरशिप पे
सेंसरशिप लॉज को क्वेश्चन करती है। यहाँ पर जो मैंने आपको राइट्स बताए थे, जो इम्प्लाइड राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू पोर्ट्रे सोशल इविल या राइट टू पोर्ट्रे हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चंस भी इन्हीं लॉज के अंदर स्क्रूटिनाइज होते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एक बैंडिट क्वीन केस का, ये एक बहुत लैंडमार्क केस है इन द डोमेन ऑफ सेंसरशिप इन इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो जो आप एपिसोड या जो चीज आप दिखाना चाहते हैं, अगर वो उसको रिफ्लेक्ट, जैसे जो बैंडिट क्वीन केस में आपको जो दिखाया जा रहा था वो फ्रंटल न्यूडिटी थी और एक रेप विक्टिम को किस तरीके से ट्रीट किया गया था, ये सारी चीजें जो है, जो एक सोशल इविल कंसिडर की जाती है, वो चीजें उनको मूवी में दिखाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये बोला था कि जैसे उस चीज को, द इंटेंशन विथ विच इट इज डिपिक्टेड, कि वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उन एक्ट्स को, बल्कि डिमीन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसे एक्शंस जो है हमारे इंडिया की लेडीज के अगेंस्ट, इनफैक्ट फीमेल्स के अगेंस्ट नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे कई सारे सोशल इविल्स जैसे एसिड अटैक, हिस्ट्री के कुछ एपिसोड्स जो हमारा राइट है रिफ्लेक्ट करने के, इसके ऊपर आप जो करंट गवर्नमेंट है या करंट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप कभी भी सेंसरशिप नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम एंड अगेन विद द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी हमारी चेंज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे ये जो हमारे पास में केस है, ये एक इंटरनेट एज में आई है, ये ट्रेडिशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू नहीं आई है, ये इंटरनेट के यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास में ये कंट्रोवर्सी आज क्रिएट हुई है। तो इसका जो एक कंक्लूजन है वो कि गवर्नमेंट अब एक्सपीडिएट करने वाली है, अब वो फास्ट करेंगी ये प्रोसेस, जिससे गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाएंगी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और आपके कई तमाम इंटरनेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इसी के साथ में जो एक कांस्टेंट डिबेट और एक जो इंटरनेट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि क्या जो रणवीर अलाहाबादिया के केस में रिमार्क्स बनाए गए हैं, क्या कमेंट्स बनाए गए हैं, उनको हम ऑब्सीन बता सकते हैं या नहीं। बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, एक लास्ट लीगल एस्पेक्ट समझ लेते हैं, जिसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज होती है ये सारे केसेस में, जब हम बात करते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी जो है वो इन्फ्रिंज हो रही है। जो कॉन्सेप्ट होता है ऑब्ससेनिटी का, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो ऑब्ससेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका नोशन चेंज होता रहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है विद द चेंजिंग टाइम एंड द चेंज इन सोसाइटी। तो इसीलिए हमेशा जो कोर्ट ऑब्ससेनिटी को डील करता है, इसको हमेशा होलिस्टिकली डील करते हैं। नाउ हमारे करंट क्रिमिनल लॉ में, बीएनएस में, सेक्शन 294 एंड 296 के अंदर ऑब्ससेनिटी को डील किया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्ससेनिटी का कॉन्सेप्ट समझना। नाउ प्लीज पे अटेंशन दैट ऑब्ससेनिटी इज एन ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग एक्ट और रिमार्क्स विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। आपको प्लीज ये समझने की जरूरत है कि जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी एंड पब्लिक है, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको ऑब्ससेनिटी डिफाइन करना जरूरी है। नाउ ये डिसेंसी के अगेंस्ट होता है, इट इज कंसिडर्ड एज इमोरल, indecent and against public morality with the contemporary times। तो इसका जो पूरा कनेक्शन है ये कंटेम्परेरी टाइम्स के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पर टेंडेंसी और जो ये कंटेंट होता है, ये टेंडेंसी जनरेट करता है या ये इन्फ्लुएंस करता है टू हैव सेक्सुअली एक्टिव और टू अरोज सेक्सुअल फीलिंग्स इन द व्यूअर्स और द कंज्यूमर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया के केस में, तो देर इज अ रीजन व्हाई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो कंटेंट कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को और उनकी एक्ट को। तो क्या ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है
रादर जिनके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या ये क्लियर स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑब्ससेनिटी के हमेशा विद करंट सोसाइटी ही कंसिडर किए जाते हैं। अपहोल्डिंग वैल्यूज, तो हमारा जो करंट सोसाइटी है, नेचुरली वी लिव इन इंडिया, द वैल्यूज पब्लिक मोरालिटी और जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी है उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट्स दिए जाएंगे। तो क्या हम इस केस का इम्पैक्ट क्या होने वाला है? स्टे ट्यून्ड एंड स्टे लॉजिकल विद विदिज्ञा। थैंक यू।